हेलो गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू मेरिटोरियम एकेडमी। आज सक्सेस पाठशाला की सीरीज़ में आज हम अपना एक नया वीडियो लेकर आए हैं, है ना, जो रिड्यूस्ड मास के कॉन्सेप्ट पर है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ मास में इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन बहुत एप्लीकेशन वाला टॉपिक है ना। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाते हैं तो सेंटर ऑफ मास के भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जिनका 1 से 1.5 2 पेज सॉल्यूशन जाता है, आप उसको 3 4 लाइन में रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो जेई एडवांस के पर्सपेक्टिव से भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये एप्लीकेशन भी इसका दूसरे चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा है। ग्रेविटेशन ले लीजिए, मॉडर्न फिजिक्स ले लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैट्स ले लीजिए, एसएचएम ले लीजिए, वहाँ पे भी इन कॉन्सेप्ट्स को आप डायरेक्टली यूज़ करके और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं और बहुत कम स्टेप्स में बना सकते हैं जो एडवांस लेवल के होते हैं, और काफ़ी अच्छा उनका वेटेज रहता है एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलो, तो आज का हमारा टॉपिक है रेड्यूस्ड मास का। ठीक है, जनरली इस टॉपिक को रेड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट बोला जाता है क्या ये चीज़। इन सारी चीज़ों को समझते हैं अच्छे से। ठीक है, आ जाओ। तो बात करते हैं बाबू अपने सिस्टम की। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे पास दो मासेस हैं। ठीक है, एक मास है m1 और एक दूसरा मास है m2। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, ये कुछ चल रहा है वेलोसिटी वेक्टर v1 से, और ये कुछ चल रहा है वेलोसिटी वेक्टर v2 से। ठीक है, एक m1 मास है वो वेलोसिटी v1 से चल रहा है, और m2 मास है वो वेलोसिटी v2 से चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप इन दो पार्टिकल का सिस्टम ले लें और हम इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डिफाइन करना चाहें, तो सबको पता है कि हम m1 इंटू वी वन वैक्टर प्लस m2 इंटू v2 वैक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 डिफाइन कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसा होता है। आपको बेसिक सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आना चाहिए अगर आपको ये वीडियो देख रहे हैं आप तो। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये हो जाएगा। इनका सेंटर ऑफ मास लाई कहाँ करेगा? अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग, है ना। जैसे मान लीजिए ये लाइन ज्वाइन कर दिया मैंने यहाँ पे, इनको मैंने ज्वाइन कर दिया एक लाइन से, और यहाँ पे कहीं इनका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। ठीक है, m1 m2 को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है वहां पर इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। हम किस चीज़ को कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हैं? हम निकालना चाहते हैं मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना, सेंटर ऑफ मास। हम इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हैं विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना। या इसी चीज़ को आप ये बोल सकते हो सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम, है ना। सेंटर ऑफ मास फ्रेम से रिलेटेड कुछ सेंटर ऑफ मास फ्रेम से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं, अगर आप इनको अच्छे से समझ जाते हैं तो ओवरऑल आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी बढ़ेगा, और आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को इस फ्रेम से सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी भी बनता है। इसीलिए हम इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम, सिस्टम में दो पार्टिकल हैं m1 और m2, तो हम इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हैं अबाउट दी सेंटर ऑफ मास। तो क्या करते हैं, जब भी किसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में किसी चीज़ को सॉल्व करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं बताओ? हम जाएंगे और मस्त सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएंगे। तो हम गए और सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए। तो जब आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएंगे तो अब आपको ये m1 किस वेलोसिटी से जाता हुआ दिखेगा? v1 से नहीं दिखेगा। ये दिखेगा वेलोसिटी ऑफ वन रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास, या आप इसको v1 वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का वेक्टर बोल सकते हैं, है ना। वेलोसिटी ऑफ बॉडी वन विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, फिर आप टू को देखेंगे तो टू आपको किस वेलोसिटी से चलता हुआ दिखाई देगा? ये आपको दिखाई देगा v2m। इसको आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ टू माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। ये बॉडी मास m1 और m2 आपको चलते हुए दिखाई देते v1 और v2 के वेलोसिटी से, अगर आप ग्राउंड पे बैठ के इनको देख रहे होते। लेकिन आपको सारा चीज़ किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। तो आप गए और आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए, तो अब आपको ये मास m1 इस वेलोसिटी से चलता हुआ दिखेगा और मास m2 इस वेलोसिटी से चलता हुआ दिखेगा।
ठीक है। तो चलो, तो अब हम कैलकुलेट अगर करना चाहें तो हम लिख सकते हैं मोमेंटम ऑफ सिस्टम, एस मतलब सिस्टम, विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो कैसे निकलेंगे? ये हो जाएगा मोमेंटम ऑफ बॉडी 1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस मोमेंटम ऑफ बॉडी 2 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा m1 वन इंटू वी वन सी एम प्लस m2 इंटू वी टू सी एम। मास m1 इंटू वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस m2 इंटू वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो आप इसको जब लिखेंगे तो ये लिखेंगे v1 वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर प्लस m2 इंटू v2 वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर। तो ये हो जाएगा m1 वन इंटू वी वन वैक्टर माइनस या प्लस ये कर लो m2 इंटू वी टू वैक्टर, और आप माइनस लिखोगे तो m1 वन प्लस m2 आप कॉमन ले सकते हो इनमें से, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपने इनका ऑलरेडी निकाल के रखा है कि अगर ये दो मासेस थे m1 और m2 v1 v2 से चल रहे थे तो इनका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये है, तो इसको हम वहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 वेक्टर माइनस m1 प्लस m2, तो ऐसा ही रह जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये पूरा टर्म कट जाएगा, और ये इससे कट जाएगा, और ये इससे कट जाएगा क्योंकि बीच में माइनस है, तो यानी ये ज़ीरो आ जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपका आ रहा है, क्या आ रहा है कि जब भी आप किसी भी अपने सिस्टम को, जब कभी भी आप अपने सिस्टम को सेंटर ऑफ मास पर बैठकर ऑब्जर्व करेंगे तो आपके पूरे सिस्टम का मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास हमेशा ज़ीरो आएगा। दिस इज ऑलवेज ट्रू, है ना, दिस इज ऑलवेज ट्रू, है ना। यहाँ पे मैंने दो मासेस लिए हैं, अगर आप इसके बदले 3 मास ले लें, 4 मास ले लें, आपके पास इनफाइनाइट मासेस भी होंगे तो भी ये बात सही होगा। दो मासेस के लिए सिंप्लीफाई और थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल होता है, इसलिए हमने इस चीज़ को 2 मास के लिए ही डिफाइन किया है। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे मासेस होते, 3 4 5 कितने भी मासेस होते, और आप सबके लिए ये वाला चीज़ कैलकुलेट करते, तो हमेशा ज़ीरो आएगा। इसीलिए आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट क्लेम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कि सेंटर ऑफ मास frame is a zero momentum frame। ठीक है, आप ये स्टेटमेंट क्लेम कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है वो एक ज़ीरो मोमेंटम फ्रेम है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम जो है वो एक ज़ीरो मोमेंटम फ्रेम है ना। अगर आप सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ जाओगे तो आपके पूरे सिस्टम की मोमेंटम आपको हमेशा ज़ीरो दिखेगी, चाहे 2 पार्टिकल हो, 3 पार्टिकल हो, कितने भी पार्टिकल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हो गया। अब मेरा एस्पेक्ट है कि आप इस स्टेटमेंट के बारे में क्या बोलेंगे। हम निकालना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। मोमेंटम की कहानी तो समझ में आ गई कि अगर आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएं तो हमको पूरे सिस्टम का मोमेंटम ज़ीरो दिखाई देगा, है ना। लेकिन अगर हम सेंटर ऑफ मास वाले पे बैठ के इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी को अगर देखना चाहें तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो आएगा? जैसे सेंटर ऑफ मास फ्रेम एक ज़ीरो ज़ीरो आ रहा है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो आएगा? तो इसको चेक करना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा। समझ सकते हैं? चलो, काइनेटिक एनर्जी को सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक सिंपल सिस्टम ले लेते हैं। देखो, बात ऐसा नहीं, आप अगर इस सिस्टम के लिए भी निकालोगे तो निकाला जा सकता है, लेकिन हम ऐसे सिस्टम के पीछे एनालाइज करना चाहते हैं जो आपके सिलेबस में है और जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो उन सिस्टम्स को हम लोग लगाएंगे जहां पर हमारा ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली एप्लीकेबल होगा, उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उनको हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस में कर सकते हैं। तो हम एक ऐसा सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे दो मासेस ले लेते हैं। ठीक है, ये मास है आपका m1 और ये मास है आपका m2, और ये हो गया इनके बीच का लाइन ज्वाइनिंग।
मैंने दो मासेस लिए, m1 m2 लिया, और ये m1 m2 का लाइन ज्वाइनिंग है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम इस बार जो वेलोसिटी वेक्टर ले रहे हैं वो इसी लाइन के अक्रॉस ले रहे हैं, है ना। मान लो ऐसा ऐसा ले ले, ये v1 वेलोसिटी वेक्टर और ये v2 वेलोसिटी वेक्टर, है ना। तो हम यहाँ पे एक स्पेशल केस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और यही स्पेशल केस आपके क्वेश्चंस में डायरेक्टली बहुत बार आएगा, इसीलिए हम इसी को लेकर के रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ताकि आपको और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, आप इनके रिजल्ट्स को डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस में लगा पाएंगे। ठीक है, तो स्पेशल केस क्या है कि वेलोसिटी वेक्टर्स आर along the line joining both the masses, both the masses। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर्स आर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बोथ दी मासेस, है ना। तो दोनों दोनों मासेस को जो लाइन ज्वाइन कर रहा था उन पे, उन्हीं के अलोंग इनके वेलोसिटी वेक्टर्स हैं। ठीक है, ये स्पेशल केस हो गया। अब वो बहुत ध्यान से समझना है ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, बहुत कन्फ्यूजन उनको रहता है, और एग्जाम्स में अच्छे अच्छे क्वेश्चन उनसे नहीं बनते। इसलिए मैं बहुत आराम से एक एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ। टॉपिक है रिड्यूस्ड मास, लेकिन अभी तक रिड्यूस्ड मास नहीं आया, पिछले 20 मिनट से क्लास चल रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझो और देखो क्या है ये। ठीक है, क्लियर है ये। चलो, तो हम यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो अब हम इंटरेस्टेड हैं, इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं बीच में आएगा, आप मस्त यहाँ बैठ जाओ, ये मान लो इनका सेंटर ऑफ मास है। तो जब आप सेंटर ऑफ मास पर बैठकर इसको देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी आपको क्या दिखेगी, इसकी वेलोसिटी आपको क्या दिखेगी, ये दिखेगा v1 cm, और इसकी वेलोसिटी क्या दिखेगी आपको, v2 cm। तो हम इंटरेस्टेड हैं इस बार काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। तो ये क्या होगा, दिस विल बी हाफ इंटू m इंटू v1 cm का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू m2 इंटू v2 cm का स्क्वायर। मतलब काइनेटिक एनर्जी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m v1 स्क्वायर हाफ m v2 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्योंकि सेंटर ऑफ मास पर बैठ गए तो वन की वेलोसिटी अब v1 नहीं v1 cm है, और ये v2 cm है। ठीक है, तो v1 cm क्या आएगा, ये होगा वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये v1 cm कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा v1, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो ये है, ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। याद रखना ये ब्रैकेट में है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे तो m1 v1 m1 v1 कट जाएगा, तो ये क्या आएगा, दिस विल बी m2 v1 माइनस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो आप यहाँ से v2 कॉमन ले सकते हो, m2 कॉमन ले सकते हो, ये हो जाएगा v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये आ गया आपका v1 cm। सिमिलरली आप v2 cm कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा v2 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो v2 माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो m2 v2 एलसीएम लोगे तो वो कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका m1 v2 माइनस m1 v1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो आप यहाँ से m1 कॉमन ले सकते हो, ये v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 आ जाएगा। ठीक है, जो वेलोसिटीज़ आपको यहाँ पर चाहिए जिनका स्क्वायर है वो वेलोसिटीज़ मैंने निकाल लिया। ठीक है, तो अब आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ये आएगा 1/2 इंटू m1 इंटू v1 cm का स्क्वायर। तो v1 cm आपका ये है, तो ये हो जाएगा m2 का स्क्वायर इंटू v1 माइनस v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू m2 इंटू v2 cm का स्क्वायर, ये है, ये हो जाएगा m1 स्क्वायर इंटू v2 माइनस v1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर।
अगर आप ध्यान से देखो तो हम 1/2, इसमें से हम m1 प्लस m2 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से m1 m2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा? यहाँ से बच जाएगा बाबू, m1 m2 कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा m2 इंटू वी1 माइनस वी2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और यहाँ से बच जाएगा m1 इंटू वी2 माइनस वी1 का होल स्क्वायर बाई m1 प्लस m2। अगर ध्यान से देखो तो v1 माइनस वी2 का होल स्क्वायर या v2 माइनस वी1 का होल स्क्वायर का बात तो सेम ही है। v1 v2 में से कोई भी बड़ा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो स्क्वायर है तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको v1 माइनस वी2 लिख लेते हैं। तो 1/2 m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इसमें से हम v1 माइनस वी2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये बाबू आपका बचेगा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो ये कट के 1 हो जाएगा, तो ये आ गया 1/2 m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस वी2 का होल स्क्वायर। दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्या ये जीरो आ रहा है? नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल गया कि जब कभी भी आप सेंटर ऑफ मास पर बैठ के अपने सिस्टम को एनालाइज करेंगे तो आपके सिस्टम का पूरा मोमेंटम हमेशा जीरो आएगा, लेकिन आपके सिस्टम की पूरी काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जीरो नहीं आएगा, है ना। ये एक एग्जाम्पल भी हो गया, ये एक एग्जाम्पल भी हो गया ऐसे सिस्टम का जहां मोमेंटम की वैल्यू जीरो है लेकिन जहां काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो नहीं है ना। बहुत बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन रहता है, हमेशा बोलेंगे सर मोमेंटम जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होनी चाहिए, है ना। नहीं, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, एक इधर से 10 का मोमेंटम, इधर से 10 का मोमेंटम, दोनों कैंसिल होकर जीरो हो सकते हैं, लेकिन इसकी और इसकी काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर होती है तो वो ऐड होकर जीरो नहीं होगी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो 10 ऐसे रहेगा तो कैंसिल होकर जीरो हो सकता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर है ना, इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी ऐसे वेक्टरली ऐड होकर थोड़ी जीरो होगी, वो तो स्केलर है, वो तो ऐड होकर नॉन जीरो आएगा, है ना। तो आप समझ सकते हो कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि वहां पर पूरे सिस्टम की मोमेंटम जो है वो जीरो है लेकिन काइनेटिक एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास जो है वो जीरो नहीं है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? कुछ नहीं किया है, बस थोड़ा कैलकुलेशन है ना, चीजों को प्रूव करा रहे हैं हम आपको। अब अगर आप ध्यान से बाबू देखो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास 1/2 को ऐसे रहने दो। ये जो बाबू क्वांटिटी आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ये जो क्वांटिटी आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसी चीज को हम बोलते हैं रेड्यूस्ड मास। इसी चीज को हम बोलते हैं रेड्यूस्ड मास। ये m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 जो है, इसी चीज को बोला गया है रेड्यूस्ड मास। इसका भी क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है हम आपको बताएंगे, है ना। लेकिन ये जो क्वांटिटी मास का आया है m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, जहां m1 m2 क्या थे, आपके दो पार्टिकल्स के मास थे, इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रेड्यूस्ड मास। और v1 माइनस वी टू को अगर ध्यान से देखो तो v1 माइनस वी टू क्या है, बेसिकली अगर आपके पास दो वेलोसिटी वेक्टर थे तो v12 वेक्टर जो आएगा उसको आप लिख सकते हो v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, तो ये आपका बेसिकली v रिलेटिव है, इन दोनों मासेस का रिलेटिव वेलोसिटी है ये, तो आप इसको लिखते हो v रिलेटिव का स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, या फॉर्मूला जैसा आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास का। म्यू को हो गया रेड्यूस्ड मास, और ये v1 माइनस वी टू इज नथिंग बट रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू, तो हम v रिलेटिव और उसका स्क्वायर कर दिए। ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और ये था मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, जो कि हमेशा जीरो था, जबकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास आपका हमेशा जीरो नहीं आएगा, वो ये आएगा हाफ इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव। म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास, और रिलेटिव वेलोसिटी ये चीज़ है। कितने लोगों को चमक गया, ये चमका गया? बोलो बाबू चमक गया? देखो अच्छे से एक बार देखो। क्लियर है क्या? हम्म।
चलो, अगर तुम अब ध्यान से इस चीज को देखो, हम लोग इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास दैट इज 1/2 म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। यानी देखो, इसको आप एक्सपैंड करोगे तो 1/2 ये m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 + m2 इंटू v1 - v2 का होल स्क्वायर। हाफ कभी जीरो होगा नहीं, m1 m2 की वैल्यू कभी जीरो होगा नहीं, क्योंकि मास तो हमेशा 2 kg 3 kg कुछ ना कुछ मासेस तो होगा ही, तो ये वाला टर्म भी कभी जीरो नहीं होगा। तो अगर आपको काइनेटिक पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अगर जीरो आनी चाहिए, तो वह तभी आएगी जब v1 और v2 सेम होंगे। और v1 और v2 के सेम होने का ये मतलब है कि जब आपके दोनों पार्टिकल जो इन्वॉल्व हैं वो सेम वेलोसिटी से चलेंगे। इसका मतलब कि अगर आपके पास कुछ ऐसा केस है, ठीक है, ये मैंने दो मासेस ले लिए, ये m1 है, ये m2 है, ये इनका लाइन ज्वाइनिंग हो गया, ठीक है, और ये चल रहे हैं ऐसा, ये v वेलोसिटी से चल रहा है, ये भी v वेलोसिटी से चल रहा है, तो v1 - v2, तो इस बार v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, ये हो गया v1 वेक्टर और ये हो गया v2 वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड v है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इस बार ये ऐड होकर जीरो आएगा। तो आप ऐसे केसेस में बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो है वो जीरो आएगा, लेकिन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हमेशा जीरो आएगा। इसलिए मैंने एक स्टेटमेंट ही क्लेम कर दिया था कि कभी भी आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएंगे तो आपको अपने पूरे सिस्टम का मोमेंटम हमेशा जीरो दिखेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हमेशा जीरो नहीं होगा, वो एक स्पेशल केस में जीरो होगा। जो दो मासेस इन्वॉल्व हैं उन दोनों का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तभी जाके ये दोनों वेक्टर जो हैं वो v1 - v2 आपका जीरो आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थ्योरी यहाँ तक है ना, ये सारी चीज़ें मुझे आपको सिखानी थी कि रिड्यूस्ड मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मोमेंटम क्या होता है, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी कैसे देखते हैं और वो क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट पे, ठीक है। तो एप्लीकेशन वाले पार्ट पे चलेंगे उससे पहले तुम हमको एक चीज़ बताना, ठीक है। इसी चीज़ को अगर हम एक सिस्टम पे लगाएं, ठीक है, इसी चीज़ को हम यहाँ पर एक सिस्टम पर लगाते हैं, शायद आपको ये सिस्टम देख के याद आ जाए कि आप ऐसा कुछ पढ़े होंगे ज़रूर, ठीक है। है ना, ये दो मासेस हैं और ये आपस में स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। m1 m2 दो मासेस हैं, स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं, और यहाँ पे इनकी वेलोसिटी वेक्टर को हम v1 और इसके वेलोसिटी वेक्टर को v2 मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये दोनों मासेस जो हैं m1 और m2 जो हैं वो किसी वेलोसिटी v1 v2 से चल रहे हैं। यहाँ पर इन दोनों मासेस की वेलोसिटी डायरेक्शन सेम है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड जो है वो अलग अलग है ना। एक बात और याद रख लो कि ये वाला जो फॉर्मूला है या ये जो रिलेशन है आप सिर्फ वहीं पर लगा सकते हैं जहां पर वेलोसिटी वेक्टर्स आर अलोंग द लाइन जॉइनिंग बोथ द मासेस, क्योंकि आपने इसी स्पेशल केस के लिए ये रिजल्ट डिराइव किया है। अगर आप ये वाला चीज़ नहीं आएगा, मतलब ऐसा कोई स्पेशल केस नहीं है जहां वेलोसिटी वेक्टर इन दोनों के लाइन जॉइनिंग के अलोंग नहीं है, तो फिर आप ये रिजल्ट यूज नहीं करोगे। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे सिलेबस में जितने क्वेश्चन आएंगे उसमें हमेशा ये स्पेशल केस लगा हुआ मिलेगा, है ना। करने को तो आदमी किसी भी जनरलाइज्ड वेक्टर के लिए कर सकता था, हम मान सकते थे कि ये v1 किसी थीटा एंगल पर है, ये v2 किसी अल्फा एंगल पर है, तो कर वैसे भी सकते थे, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आता, और वो चीज़ आपके सिलेबस में है भी नहीं, या वैसे क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ दो मासेज इन्वॉल्व होंगे और जो वेलोसिटी वेक्टर्स होंगे इन दोनों के वो अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द मासेज होंगे, ठीक है। तो वैसा ही ये केस मैंने यहाँ पर लिया है, यहाँ पे भी मैंने दो मासेस लिए हैं और दोनों के वेलोसिटी वेक्टर जो है वो उसी डायरेक्शन में है, अगर तुम इनका सेंटर टू सेंटर लाइन ज्वाइन करोगे तो, ठीक है, यह समझ में आ गया। अब चलो, अब मान लेते हैं
कि ये एट टाइम t इज इक्वल टू 0 का केस है, और आफ्टर सम टाइम, है ना, आफ्टर सम टाइम किसी समय के बाद इनके इनके बीच में इंटरनली कुछ हुआ, है ना, इस स्प्रिंग ने अपना कुछ रोल प्ले किया और इन दोनों बॉडीज पे इंटरनल फोर्स लगाया, और कुछ समय के बाद इनकी वेलोसिटीज जो है वो सेम हो गई। हम सब बताएंगे कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन टाइम बिंग के लिए आप इतना मान लो कि कुछ समय के बाद इन दोनों बॉडीज की वेलोसिटी v और v हो गई, है ना। आफ्टर सम टाइम इनके बीच में कुछ हुआ होगा, है ना, इंटरनली इस स्प्रिंग ने कुछ इस पे फोर्स लगाया होगा, कुछ इस पे फोर्स लगाया होगा, वो सब इंटरनल होगा, है ना, जिसके कारण इन दोनों बॉडीज की वेलोसिटी कुछ समय के बाद क्या हो गई, सेम हो गई। ये स्पेशल केस आप हमेशा अपने दिमाग में रखना। कभी भी तुमको ऐसा कोई चीज दिख जाए, और ऐसी चीजें तुमको बहुत बहुत बार दिखेंगी, न्यूक्लियर फिजिक्स में देखेंगी आप ऐसी चीजें को, आप ये एटॉमिक कोलिजन्स में कर सकते हो, सेंटर ऑफ मास में जो कोलिजन आ सकता है वहां कर सकते हो, एसएचएम में कर सकते हो, है ना, तो बहुत सारी चीजों में की जा सकती है। तो कभी भी तुमको कोई ऐसा केस दिख जाए जहां दो मासेस पहले अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे थे और कुछ समय के बाद उनकी वेलोसिटी सेम हो गई, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन कराते हैं। बाबू देखो, ये टोटली एडवांस रिलेटेड टॉपिक है, इस लेवल पर जाकर अगर आप पढ़ रहे हैं तो ही आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल लिखें, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस, है ना, या हम सिर्फ चलो ऐसे नहीं लिखते, हम सिर्फ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के रेस्पेक्ट में सोचते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के रेस्पेक्ट में सोचते हैं, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का चेंज देखते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको आप बोल सकते हो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। आप इसको क्या बोल सकते हो, ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। पहले काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा था, बाद में काइनेटिक एनर्जी कम हो गया, तो जाहिर सा बात है कि कुछ ना कुछ लॉस हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी कि आपको इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो आप लिख सकते हो कि हम इसको लिख सकते हैं m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इस वाले केस में पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितनी आएगी, जब इन दोनों बॉडीज की वेलोसिटी सेम हो गई तब तो v1 माइनस v2 जीरो हो जाएगा ना, तो ये आपका जीरो हो गया। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो कि ये डेल्टा के ई जो है ये 1/2 म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर है। ऐसे सिस्टम्स के लिए जो एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आ रहा था, वो ऐसे सिचुएशंस के लिए वही चीज़ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के भी बराबर आएगा, क्योंकि इस वाले केस में आपके सिस्टम के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्यों? क्योंकि यहाँ पर v1 और v2 दोनों क्या हो गए, सेम। जो चीज़ यहाँ पढ़ाया है बस उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा है, जो चीज़ बाबू हम यहाँ तुमको पढ़ाए हैं उसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सेंस क्या है, थोड़ा सेंस समझने की कोशिश करना। देखो, यानी कहने का मतलब है कि जब सिस्टम इस स्टेट से इस स्टेट में गया तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है, क्योंकि पहले कुछ वैल्यू था बाद में जीरो हो गया। तुम्हारे पास पहले 100 रुपए थे, अब जीरो हो गए, तो यानी तुम्हारा पैसा खर्च हुआ है ना, लॉस हुआ 100 रुपए का। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो लॉस है, लेकिन तुमको पता है कि एनर्जी तो हमेशा कंजर्व्ड रहता है। एनर्जी जो है वो आपका हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। इसका मतलब जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वो किसी ना किसी दूसरे एनर्जी में गेन हुआ होगा, ये गेन इन, और जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जब भी आप मैकेनिक्स में एनर्जी कंजर्वेशन कराते हैं तो या तो काइनेटिक एनर्जी कम होता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है ना। इसका मतलब ये जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है या जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया 1/2 म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर, इसको आप यही चीज किसी ना किसी के पोटेंशियल एनर्जी के गेन के भी बराबर होगा। जैसे यहाँ पर स्प्रिंग है तो हो सकता है कि स्प्रिंग आपका एक्सटेंड हो जाए, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाए, तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आप डायरेक्टली उसको इक्वेट कर सकते हो कि ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है।
चलो देखो अब एक क्वेश्चन बनाते हैं, तुमको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ देखो यहां पर बाबू, ये मान लो m है, ये 2m है, इसको मैंने वेलोसिटी v0 दे दिया, ये रेस्ट पर है ना। चीज़ों को सिंपल रखने के लिए मैंने एक ब्लॉक को वेलोसिटी दे दिया है ना। अभी ये जो स्प्रिंग है ना, अभी ये जो स्प्रिंग है ये अपने नेचुरल लेंथ पर होगा। ये स्प्रिंग ना इनिशियली कंप्रेस्ड है और ना कुछ है, ठीक है। कुछ समय के बाद ये m है, ये 2m है ना। ये किसी लेटर टाइम t इज इक्वल टू टी की कहानी है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि आप हमको मैक्सिमम कंप्रेशन इन दिस स्प्रिंग बताइए। ये मेरा क्वेश्चन है, दिस इज एक्स मैक्स। ये क्वेश्चन बच्चे बनाते हैं मैकेनिक्स में, सेंटर ऑफ मास में बनाते हैं, लेकिन कैसे बनाते हैं? पहले मोमेंटम कंजर्व कराते हैं, फिर एनर्जी कंजर्व कराते हैं, एक पेज का सॉल्यूशन करते हैं, तब जाके उनका आंसर आता है। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट जो मैंने सिखाया है अभी वो आपको आता है, तो इसका आंसर एक लाइन में आएगा, एग्जाम में समय बचेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत प्रोन टू एग्जाम्स में होते हैं, या अच्छे अच्छे लेवल के बहुत छोटे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के बहुत छोटे पार्ट होते हैं ये, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, ठीक है। अब सारी चीजें जो हैं वो हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सॉल्व करेंगे। क्या ये वही केस है? अब ध्यान से सुनना, पहले पहले तुम ये चीज देख लो, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग क्या आएगा। पहले इसके मोशन को थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो ये स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ पर था, ये बॉडी रुका हुआ था और ये वी नॉट से चलेगा। तो अगर ये रुका हुआ है और ये वी नॉट से चलेगा तो ये स्प्रिंग धीरे धीरे कंप्रेस होगा। ये स्प्रिंग बाबू जैसे जैसे कंप्रेस होगा, मान लो ये स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो गया है ना, ये ऐसे रुका हुआ है और ये चल रहा है, इसका मतलब आपका स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है। जैसे ही स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो ये के एक्स फोर्स ऐसे लगाएगा, है ना। अगर आपका स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस हो गया तो ये रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे लगाएगा। अगर रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे लगेगा, है ना, मान लो कि ये जो स्प्रिंग है ये कंप्रेस हो गया, कंप्रेस हो गया तो ये पहले वी नॉट से चल रहा था। अब ये स्प्रिंग अगर कंप्रेस होगा तो ये इधर फोर्स लगाएगा के एक्स का, इधर फोर्स लगाएगा के एक्स का, जिसको आप स्प्रिंग का कौन सा फोर्स बोलते हो? रिस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, ये रेस्ट पर था और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी, इस पर एक फोर्स लग गया ऐसे, तो इसकी वेलोसिटी समय के साथ बढ़ने लगेगी। और यहाँ पर ये बॉडी ऑलरेडी इधर चल रहा था और इस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस बॉडी की वेलोसिटी समय के साथ घटने लगेगी। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो हम फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। आपके पास ये चीज़ यहाँ पर है, ये रुका हुआ है और ये चल रहा है, तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो इस पर रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग ऐसे लगाएगा। तो ये वाला बॉडी रुका हुआ था और इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग गया, तो बॉडी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ेगी। रिस्टोरिंग फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, जबकि इसके पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, फोर्स इधर लग रहा है, तो समय के साथ इस बॉडी की वेलोसिटी घटेगी। करते करते वेवल इसकी बढ़ेगी, उसकी घटेगी, तो करते करते एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब इन दोनों बॉडीज की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। जब इन दोनों बॉडीज की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। और उसी समय पर आप बोल सकते हो कि ये स्प्रिंग जो है वो अपने मैक्सिमम कंप्रेशन में होगा। हमेशा याद रख लेना, ठीक है। मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन, ये कभी भी स्प्रिंग में पूछे ऐसे मासेस ऐसे सिस्टम्स में, तो ये तभी होता है जन both the masses have equal velocity। बहुत बेसिक फंडामेंटल है ना। मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन ऐसे सिस्टम्स में तभी होता है जब दोनों मासेस के वेलोसिटीज क्या हो जाए? सेम, है ना। क्योंकि अगर सेम नहीं होगा इसका मतलब या तो स्प्रिंग अभी आपका और कंप्रेस होगा या और इलोंगेट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, या वही वाला केस आ गया जो भी हम पढ़ कर आ रहे थे। पहले आपके पास दो मासेस थे, इन दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी था वो जीरो नहीं था, या ये दोनों अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे थे। और यहाँ पर कुछ समय के बाद
है ना, किसी लेटर टाइम टी पर इन दोनों बॉडीज पे जो फोर्सेस हैं, वेलोसिटीज जो है वो इनकी सेम हो गई। ठीक है, यहाँ पर कौन इनके वेलोसिटीज को चेंज कर रहा है, थोड़ा इसको भी एक बात को अपने अच्छे से समझ लो। देखो हम यहाँ बता देते हैं। बहुत अच्छे से बाबू, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स हम आपको सिखा रहे हैं। नहीं भी आपको आता है तो थोड़ा फोकस करके सीखने की कोशिश करिए। पता है कुछ बच्चों में क्या एक प्रॉब्लम होता है ना, कुछ बच्चों में ये प्रॉब्लम होता है कि जैसे ही उनको कुछ लगता है ना कि ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई, या नॉर्मली नहीं है, या थोड़ा सा लेवल ऊपर है, वो चीज़ों को छोड़ने लगते हैं। छोड़ना कभी भी बाबू सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है ना, अगर आप उस लेवल का कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो आपको थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा। आप चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये वाला मास आपका m1 है, ये वाला मास आपका m2 है, यहाँ कुछ स्प्रिंग था। तो अगर आप इस पूरे चीज को अपना सिस्टम मान लो, है ना, ये सारा चीज आपका स्मूथ है ना, कोई फ्रिक्शन विक्शन भी बाहर से नहीं लग रहा। तो यहाँ पर ये अगर आप इस पूरे चीज को सिस्टम मान लो, तो ये आपका रेस्ट पर था और ये वी नॉट से चल रहा था, तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा था, ये इस पर रिस्टोरिंग फोर्स इधर और इस पर रिस्टोरिंग फोर्स इधर इधर लगा रहा था। तो ये जो भी स्प्रिंग इस पे फोर्स लगा रहा है वो सारा कैसा फोर्स हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया। इसका मतलब एफ एक्सटर्नल ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या है, जीरो। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, जीरो। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, कांस्टेंट। फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है, और एक्सेलरेशन जीरो होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, बेसिक काइनेमेटिक्स। ठीक है, इसका मतलब आप ऐसा मत समझना कि इन बॉडीज की जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण हो रही है, नहीं। इन बॉडीज पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। इन बॉडीज पे जो फोर्सेस जो इनकी वेलोसिटीज को चेंज करा रहा है वो स्प्रिंग का फोर्स है। अगर आप इन पूरे चीज को अपना सिस्टम माने हुए हैं तो स्प्रिंग जो फोर्स है वो इंटरनल फोर्स हो गया। इंटरनल फोर्सेज लग रहे हैं जिसके कारण इन बॉडीज की जो वेलोसिटीज है वो चेंज हो रही है। पहले अनइक्वल थी, बाद में इक्वल हो गई। इस बॉडी पर अभी भी बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। आपके सेंटर ऑफ मास के पास किसी तरीके का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और उसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, चलो। तो हम लोग जो सीख कर आए थे, क्या सीख कर आए थे कि हम लोग लिखेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होगा, 1/2 इंटू म्यू इंटू व्यू रिलेटिव का स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक जाने में जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा वो किसी ना किसी दूसरे एनर्जी में तो बढ़ेगा ही। यहाँ पर स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर था, तो स्प्रिंग जब अपने नेचुरल लेंथ पर था तो स्प्रिंग में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी। लेकिन यहाँ से यहाँ जाने के बाद अगर काइनेटिक एनर्जी घटा है तो वो किसी ना किसी दूसरे फॉर्म की एनर्जी में तो बढ़ा होगा, और वो यहाँ पर बढ़ा है क्योंकि यहाँ स्प्रिंग अपने मैक्सिमम कंप्रेशन पर है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि यही चीज 1/2 k इंटू एक्स मैक्स के स्क्वायर के बराबर होगा। 1/2 इंटू के इंटू एक्स मैक्स के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये 1/2 हो गया, ये होता है m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। वी रिलेटिव को तो आप v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। दिस इज 1/2, इस स्प्रिंग का कांस्टेंट कुछ k दे दो, k इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर। आपको यही तो निकालना है, मैक्सिमम कंप्रेशन। हाफ से हाफ कट जाएगा। m1 m2 है कितना, m और 2m, तो ये m इंटू 2m डिवाइडेड बाई 3m। v1 माइनस v2, v नॉट माइनस जीरो, तो ये हो गया v नॉट का स्क्वायर विल बी k इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर। तो ये एक m से m कट जाएगा, तो ये आ गया 2m/3 v नॉट स्क्वायर इक्वल टू k इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स मैक्स कितना आ जाएगा बाबू, ये आ जाएगा v नॉट अंडर रूट 2m/3 के। दिस इज योर आंसर, है ना। ये तो बाबू मैंने तुमको समझाया, तुम लाइफ में पहली बार ये चीज़ें सीख रहे हो, इसीलिए तुमको मैंने इसके सारे एस्पेक्ट बताए। जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो तुम हमेशा समझ सकते हो कि कभी भी मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन निकालना होगा तो ये दोनों मासेस की वेलोसिटी उस समय सेम हो जाएगी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाएगा। तो जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आएगा वही इनकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा वही चेंज किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो तुम बताओ, सॉल्यूशन तो बस यही है, ये एक लाइन का सॉल्यूशन है। और अगर आप ये समझ गए तो आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हो। नहीं तो आप क्या करते
आपको बनाने के लिए आप पहले इस यहाँ से यहाँ पूरे सिस्टम का मोमेंटम बैलेंस करते हैं, फिर ग्राउंड फ्रेम में आप इसकी एनर्जी लिखते हैं, वहाँ बहुत सारे एनर्जी के टर्म्स आते हैं, फिर आप उनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में मिनिमम एक पेज जाएगा, तब आपका आंसर आएगा। और यहाँ आंसर बस एक लाइन में है। ये इक्वेशन लिखने आ गया तो आप इसका आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्लियर है? चलो, बहुत सारे एप्लीकेशन है बाबू इसके, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे, ठीक है, जैसे इस बार ऐसा कुछ कर लेते हैं। ये मास m ले लो, ये मास 2m ले लो, इसको वेलोसिटी हम 2v0 दे दें, इसको वेलोसिटी हम v0 दे दें, और ये स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ पे है ना। ये सारे सरफेसेस स्मूथ हैं। तो इस बार आपके पास क्या आएगा, x मैक्स, है ना। मैक्सिमम इलोंगेशन चाहिए हमको इस बार, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि ये 2v0 से जाएगा, ये v0 से जाएगा, तो ओवरऑल जो स्प्रिंग है इस बार कंप्रेस नहीं बल्कि इलोंगेट होगा। तो मैक्सिमम इलोंगेशन भी होगा। तो कुछ समय के बाद का सिचुएशन तो यही होगा। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं कि ये x मैक्स है, इलोंगेशन है, तो इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी उस समय सेम ही होगी। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी जो है वो सेम ही होगी। ठीक है, दोनों बॉडीज की जो वेलोसिटी है वो सेम होगी। तो आपको पता चल जाएगा कि वही केस है, दो मासेज हैं, वेलोसिटी वेक्टर अलोंग द लाइन जॉइनिंग है। पहले मासेज की वेलोसिटी कुछ और थी, बाद में वेलोसिटी सेम हो गई। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि जो भी काइनेटिक एनर्जी का चेंज आएगा वो आपकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज 1/2 इंटू m1 इंटू m2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू v रिलेटिव का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू k इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर। तो 1/2 से 1/2 कट गया, m1 इंटू m2 ये हो जाएगा 3m, सॉरी m1 इंटू m2 ये हो जाएगा 2m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3m, v रिलेटिव 2v0, ये v0 ये हो जाएगा 3v0 का स्क्वायर इक्वल टू k इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर। तो ये बाबू हो गया कितना, ये थ्री, सॉरी, तो ये हो जाएगा 2m/3k इंटू 9v0 स्क्वायर इक्वल टू एक्स मैक्स का स्क्वायर। तो ये कट जाएगा 3 बार में, तो ये हो जाएगा 6m/k रूट अंडर v0 इज इक्वल टू एक्स मैक्स, है ना। एक लाइन में आंसर, आंसर तो आपका बस इतने पार्ट से ही आ जा रहा है ना। आंसर और सॉल्यूशन तो बस इतना ही है, बाकी तो नीचे बस आपने कैलकुलेशन किया है ना। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स आप डायरेक्टली एक लाइन में बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस टाइप का प्रॉब्लम आ जाए, देखो ऐसा मान लो आपके पास एक वेज है, ठीक है, इसका मास मान लो कि 4m है, इसके ऊपर एक छोटा सा मास m है जो किसी v0 वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, किसी v0 वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, और स्टार्टिंग में ये रेस्ट पे है ना। एक बड़ा सा ये वेज टाइप का है ना, तो ये और इस पे ये v0 वेलोसिटी से चल रहा है। तो कुछ समय के बाद क्या होगा, इस पे चलते चलने के बाद कुछ समय के बाद ये यहाँ m पहुँच जाएगा। तो आपको निकालना है, तो आप ये निकाल के हमको बताइए कि ये कितना हाइट ऊपर गया, ये कितना हाइट ऊपर गया। ठीक है,
तो इसमें भी कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे भी देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसी जैसा एक सिस्टम है ना। यहाँ पे एक मास पहले रेस्ट में था, यहाँ पे एक मास एम वी नॉट से चल रहा है, ठीक है, एक के ऊपर एक इस बॉडी के ऊपर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 1/2 m1 × m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर विल बी इक्वल टू। अब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी में जो भी चेंज आएगा वो इस बार किस एनर्जी में बढ़ेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। इस बॉडी की हाइट ऊपर जा रही है, तो आप इसको लिख सकते हो कि ये mgh है, या mgh है, जो h आपको निकालना है। तो ये 1/2 m इंटू कितना हो गया 4m डिवाइडेड बाई कितना 5m इंटू वी रिलेटिव, तो ये रेस्ट पे ही है, तो ये वी नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। तो एक m से m कट गया, ये m से ये m कट गया, तो ये हो गया 2 बार में, तो ये हो गया कितना 2v0 स्क्वायर बाई 5 इंटू जी इज इक्वल टू एच। ठीक है, तो आप g को 10 मान सकते हो, तो ये 5 बार में कट जाएगा, तो h आ जाएगा आपका v0 स्क्वायर बाई 25 मीटर्स, जो भी है ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके का कोई भी सिस्टम जहाँ दो मासेज हो, है ना, दो मासेज हो इस तरीके से, तो वहाँ पर आप इस कॉन्सेप्ट का यूज़ आराम से कर सकते हो और आपके सारे क्वेश्चंस एक लाइन में बन जाएंगे। नहीं तो आप फिर इनके इनके बीच में मोमेंटम निकालो, है ना, मोमेंटम कंजर्व कराओ, मोमेंटम कंजर्व कराओगे तो फिर इसकी वेलोसिटी मिलेगी, फिर उसके बाद टोटल एनर्जी एनर्जी कंजर्व कराओ, तो लंबा कैलकुलेशन होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इस तरीके से चलोगे तो आप वन लाइनर सॉल्यूशंस दे सकते हो, ठीक है, वन लाइनर सॉल्यूशंस जो हैं आप दे सकते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सारी बातें तब काम करेंगी जब ये कंडीशन वैलिड रहेगा, आपके सिस्टम में बाहर से किसी तरीके का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपका हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। अगर बॉडी पे नेट फोर्स, है ना, अगर अगर इन सिस्टम्स पे बाहर से कोई नेट फोर्स लगने लगा तो फिर ये वाली चीज़ें होल्ड नहीं करेंगी, फिर वहाँ पर आपको अलग तरीके से क्वेश्चंस को देखना होगा। तो वो जब मैं आपको सेंटर ऑफ मास पढ़ाऊंगा या आप अपने इंस्टीट्यूट में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ऐसे सिस्टम्स में जब बाहर से अनबैलेंस्ड फोर्स लगने लगता है तो वहाँ पर क्या होता है, उस समय आपके पास एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास के पास एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो हर एक मास को क्या होगा, जब आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बैठ जाएंगे या उसके रेस्पेक्ट में चीज़ों को देखेंगे तो फिर आपको स्यूडो फोर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट लगाना होगा, फिर आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से देख लो बाबू एक बार इसको, है ना, आप 5 मिनट लो लेकिन देख लो थोड़ा, कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, है ना। अच्छा, एक चीज़ हम तुमको और बता देते हैं, देखो हम लोग ऐसे सिस्टम्स में डील कर रहे हैं कि पहले इनकी वेलोसिटीज इक्वल थी, बाद में इनके वेलोसिटीज सेम हो गए, और ये सेम होकर पता है कितने होते हैं, जैसे ये वी वी हो गया, तो ये वी जो है मतलब जो वेलोसिटीज इनके इक्वल हैं, जो वेलोसिटीज इक्वल हो जा रहे हैं वो कितने के बराबर होंगे, वो सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के बराबर होते हैं। इसका मतलब स्टार्टिंग में ये इधर वी नॉट से जा रहा था, ये 2v0 से जा रहा था, जब ये स्प्रिंग मैक्सिमम इलोंगेशन पर गया तो दोनों बॉडीज की वेलोसिटी सेम हो गई। वो सेम कितना हुआ, इस वाले सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आएगा ये वही एक्वायर करेगा। तुम चाहो तो तुम इसको प्रूफ भी कर सकते हो, एज अ होमवर्क ले सकते हो कि तुम इसको प्रूफ करो, सोचो ये कैसे होगा, हम तुमको बता रहे रिजल्ट, ठीक है। मतलब ये दोनों मासेस जो अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे थे, और जब इनकी बॉडीज़ की मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन का जो चीज़ आया, और वहाँ आने के बाद इन बॉडीज़ की जो वेलोसिटी है वो इक्वल हो गई, और वो इक्वल होके किसके बराबर हुआ, इस वाले सिस्टम के सेंटर ऑफ मास वाले वेलोसिटी के बराबर, ठीक है। तो ये पावर है रिड्यूस्ड मास के कॉन्सेप्ट का। ये जो रिड्यूस्ड मास, बेसिकली आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठ गए और अब अपने सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वहीं पर रिड्यूस्ड मास आता है। इस तरीके के प्रॉब्लम जनरली बच्चों को काफ़ी टफ लगते हैं कि कैसे करेंगे, क्या होगा ना, जैसे जैसे ये इस पे चलने लगेगा,
जैसे जैसे ये इस पे चलने लगेगा तो क्या होगा, मेरी बात समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो, इस सिस्टम पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहना चाहिए। तो जैसे जैसे ये इस पे चलने लगेगा, इसका हाइट बढ़ने लगेगा, तो इसकी वेलो तो फिर ये वाला भी सिस्टम, जो बड़ा वाला वेज है, वो भी चलने लगेगा, ताकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को क्या रख सके, कांस्टेंट रख सके, है ना। तो आप पहले मोमेंटम कंजर्व कराओगे, इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी निकालोगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, फिर एनर्जी कंजर्व कराओगे, तो काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन जाता है। और इस तरीके से करोगे तो आपके आंसर्स जो हैं वो जल्दी आ जाएंगे। कैलकुलेशन सही है ना, करना यही है, बाकी सब चीज़ें देख लेना। ठीक है, चलो, तो अगले बार, अगर अगले बार कुछ रहा तो अगले और वीडियोस लेकर के आएंगे। और इसको आप अच्छे से ऑब्जर्व करो और बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस में लगाने की कोशिश करो, है ना। एच सी वर्मा सर की भी बुक में, हर स्टैंडर्ड बुक में तुमको इस सब कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उनको आइडेंटिफाई करो और उनको बनाकर प्रैक्टिस करो, इस तरीके से भी बना के कोशिश करो। और एक बार अपना नॉर्मल तरीके से भी एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व करा के प्रैक्टिस करना, तो तुमको पता चलेगा कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में करने से कितनी चीज़ें आसान हो जाती है। ठीक है, चलो, थैंक यू।